दोस्तों नमस्कार। कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी जिसका पेपर कोड 131 ए ग्रेजुएशन लेवल की छठी क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील की, उसने कोई जवाब नहीं दिया तो या कोई निर्णय नहीं दिया, तो उस निर्णय के विरुद्ध या आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को कितने दिनों में अपील की जा सकती है। ये ऑप्शन 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जब वो निर्णय देगा, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो उसके निर्णय के 60 दिन के भीतर भीतर आप द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। सर्वाधिक न्यूनतम जुर्माना है वो 500 रुपए और सर्वाधिक जुर्माना है वो 5000 रुपए। ये ध्यान रखें, ये अर्थदंड है, अर्थदंड अधिकारी के ऊपर यदि इनके काम के प्रति लापरवाही बरती जाती है काम में तो 500 न्यूनतम और अधिकतम 5000। अगला सवाल, राजस्थान के राज्यपाल पदन कुलाधिपति होते हैं। जो राज्यपाल होता है वो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल पदन कुलाधिपति होते हैं। ये ऑप्शन समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है, ना कि राज्यपाल। इसका जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के। निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, ये ऑप्शन सही है। राजस्थान के जो समस्त राज्य विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। और डी, समस्त राज्य एवं निजी, निजी आते ही गलत हो जाएगा के साथ ही राजस्थान के भूभाग में केंद्रीय का तो राष्ट्रपति होता, तो ये वैसे भी ये भी गलत है। तो इसका आंसर है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के जो राज्यपाल होता है वही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। कुलपति की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। बार पूछ रहा है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। ए नंबर भैरव सिंह शेखावत, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी हरिदेव जोशी, डी शिव शरण माथुर। तो सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो ए ऑप्शन भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के समय जो भैरव सिंह के मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उस समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक तो तीसरा लगा, एक चौथा लगा। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा है भैरव सिंह शेखावत के काल में वो 17 फरवरी से 5 जून 1980। और चौथी बार भैरव सिंह के कार्यकाल में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। और जो राजस्थान में अब तक 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं उसमें से सर्वाधिक लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन ये चौथा राष्ट्रपति शासन है। डेट याद रखें, काफी बार पूछा जाता है सवाल। तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल का राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। ये जो निपुण भारत मिशन है ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें 9 वर्ष तक के बालक या बालिका
बालक या बालिका को सीखने की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। यदि वो कुछ उसके अंदर कुछ स्किल है तो उस स्किल को विकसित किया जाता है, ये इसका उद्देश्य है 9 वर्ष तक के बालक बालिका को। तो ये ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। शिक्षा संबंधित है तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका सवाल। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर आरबीआई, डी सचिव वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन होगा इसका राइट डी। आरबीआई एक्ट 1949 की जो धारा 22 है उसमें कहा गया है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी के जो नोट होते हैं उस पे हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। मतलब 2 रुपए से लेकर अभी तक आज आजाद भारत के इतिहास में 10,000 तक का नोट छपा है। तो इन सब पर 2 रुपए से लेकर 10,000 के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और जो 1 रुपए का नोट है उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और ये 1 रुपए का नोट है, ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अमल में आरबीआई लाती है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है? ये असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, बी संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, सी कामगारों को शिक्षित करना, डी कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना। इस श्रम पोर्टल है, इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम कर रहे हैं उनका एक डेटा बनाना, उनके लिए उनके डेटा के लिए 12 अंक का एक आइडेंटिटी बनती है, और जो पंजीकरण होते हैं ई श्रम पोर्टल पे उनको 2 तरह का मुआवजा दिया जाता है। मृत्यु पर 2 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट है, और यदि विकलांगता हो जाती है किसी दुर्घटना में तो 1.5 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट को आप ध्यान रखें, प्रश्न किसी से कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग, ये केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। ए निर्मला सीतारमण, बी अशोक लाहिड़ी, सी एनके सिंह, डी अजय नारायण। 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष है एनके सिंह, और इसकी जो समय अवधि है 15वां वित्त आयोग की वो है 2020 से 2025। प्रथम वित्त आयोग के भी सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग ये गठित किया गया था 1951 में, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम वित्त आयोग के वो थे केसी नियोगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, केसी नियोगी वाला सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्न में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये राष्ट्रीय केसर मिशन है, ये किस योजना की उप योजना है? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी राष्ट्रीय नगदी फसल प्रोग्राम, डी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये राष्ट्रीय केसर मिशन है, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उप मिशन है, ध्यान रखें। और जो ये राष्ट्रीय कृषि मिशन है इसके तहत इसकी जो उप योजना है राष्ट्रीय केसर मिशन, इसकी जो शुरुआत है वो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि मिशन की राष्ट्रीय केसर मिशन की शुरुआत 2010 में प्रारंभ की थी, ये ध्यान रखें। और इसका जो उद्देश्य है वो है नलकूपों और फव्वारा सिंचाई सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय केसर मिशन का। अगला सवाल,
प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। प्लांट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए एम विश्वेश्वरैया, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मनमोहन सिंह। प्लान इकोनॉमिक इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं वो है एम विश्वेश्वरैया। ये कब लिखी गई? तो 1934 में लिखी गई। भारत में जो आर्थिक नियोजन की जो नींव रखी गई थी वो एम विश्वेश्वरैया द्वारा रखी गई थी और इनकी जो पुस्तक थी प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया इसके तहत रखी गई थी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति है, ये कृषि से संबंधित क्रांति थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये कब लागू की गई? तो 1966-67। कौन से राज्य में लागू की गई? तो पंजाब। ये पंजाब से शुरू की गई थी हरित क्रांति। तो ये पर्यावरण संरक्षण, बी उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, सी हरित गृह प्रभाव, डी हरित जीएनपी की गणना। तो इसका सही आंसर होगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। इसके तहत ये योजना हरित क्रांति लागू की गई थी। हाइब्रिड टाइप के बीज थे। इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वो 2 फसलों में हुई थी। एक तो गेहूं नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर चावल। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित फैक्ट है कि इसके जनक कौन है हरित क्रांति के। यदि भारत में पूछ लें तो एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में पूछ लें तो नॉर्मन बोरलॉग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास फोरम द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है और ये शुरू किया गया था 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और ये प्रति वर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? परिमाणात्मक, ए सीमांत आवश्यकताएं, बी ऋण राशनिंग, सी प्रत्यक्ष कार्रवाई, डी बैंक दर। तो जो केंद्रीय बैंक होता है भारत का आरबीआई, वो 2 साख नियंत्रण की नीति अपनाता है। एक तो परिमाणात्मक, एक गुणात्मक। परिमाणात्मक में आरबीआई अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करता है जिसमें बैंक रेट यानी बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद कोषानुपात, सावधिक तरलता अनुपात, इनकी कमी या वृद्धि करता है। और गुणात्मक में है एक तो साख की राशनिंग, एक सीमांत उपयोगिता, एक प्रत्यक्ष कार्रवाई। गुणात्मक में आरबीआई सीधा एक्शन लेता है। तो ये पूछता है परिमाणात्मक। सीमांत आवश्यकता है, गुणात्मक है, ऋण राशनिंग या साख राशनिंग दोनों एक ही होता है, ये भी गुणात्मक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई ये भी गुणात्मक है। बैंक दर, बैंक रेट, ये परिमाणात्मक है। अगला प्रश्न, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? देखो प्रश्न में भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1960-61 में। इसमें कितने जिलों को समाहित किया गया? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसमें जो जिले थे वो 7 जिले थे। अब वो 7 जिले कौन कौन से थे? इसमें 7 जिले थे
वो थी तंजावुर तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी, बिहार का शाहबाज, मध्य प्रदेश का रायपुर, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, पंजाब का लुधियाना और 7वां जिला है वो है राजस्थान का पाली। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पाली जिला। ये प्रश्न पूछ सकते हैं अब की बार कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो वो है पाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो ए संघीय आर्थिक प्रणाली, बी केंद्रीय आर्थिक प्रणाली, सी सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली, डी जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र के तहत जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली है, इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 7 मार्च 2020 को की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखें। और इस जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली के तहत राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद की स्थापना की गई या गठन किया गया, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में CMRETAC, इसका गठन किया गया था 7 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में, किसके तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ए राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना, सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, डी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये मनरेगा के तर्ज पर मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाता है 100 दिन का, और राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों में वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रोजगार प्रदान करवा रहा है, ये भी 100 दिन का। प्रश्न बन सकता है कि कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 9 सितंबर 2022 को लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये शहरी क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन अकुशल रोजगार प्रदान करता है। और इसमें आयु सीमा भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष के आयु व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है। तो 18 से लेकर 60 वर्ष के आयु व्यक्तियों को इसमें रोजगार दिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2023-24 जो वित्तीय वर्ष था, इसमें ये 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं। यानी वर्तमान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, 125 दिन का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीन सर्वेक्षण के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ए झालावाड़, बी जैसलमेर, सी चित्तौड़गढ़, डी पाली। तो जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले, ये जैसलमेर में मिले हैं। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका भी ध्यान रखें। और कितने मिले हैं यदि ये पूछ ले तो 315.23 मिलियन टन, इतना भंडार मिला है। और कहाँ मिला जैसलमेर में? तो लखमानो की ढाणी, कुइयाला, साउथ मियो की ढाणी, इन 3 जगहों पर मिला है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ है अजरक प्रिंट पावरमूल कपड़ों पर छपाई मोटड़ा और मसूरिया, एक तरफ स्थान है कैथोन, जोधपुर, बालोद और बाड़मेर। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर से संबंधित है। पावरमूल कपड़ों की छपाई है वो बालोदरा में होती है। मोटड़ा ये जोधपुर से संबंधित है। मसूरिया की साड़ी कैथोन कोटा की संबंधित है, कोटा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 मतलब सी आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? ये सावन भादो कोटा में एकदम सही है। सावन भादो जो परियोजना ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखें, ये कोटा में। बी सोम काजगर, ये उदयपुर में, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, उदयपुर में।
परवन लिफ्ट जयपुर ये कहलाते हैं। परवन लिफ्ट जो परियोजना है ये जयपुर में न होकर बारह में, ये ध्यान रखें। सोम कमला अंबा परियोजना ये डूंगरपुर में से ही है। तो जो इसका आंसर होगा वो परवन लिफ्ट जयपुर की जगह बारह होगा। इस परवन लिफ्ट में राजस्थान के 3 जिले शामिल किए गए हैं। पहला बारां, दूसरा कोटा और तीसरा झालावाड़। ये 3 जिले शामिल किए गए हैं। और इसमें सबड़ा जो परियोजना है वह अडानी समूह की कवई तापीय परियोजना को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें। और ये परियोजना जो है वो फव्वारा सिंचाई पद्धति पर प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के संबंध में चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? बोर का जो उद्देश्य है ये बाल श्रम का उन्मूलन, B भिक्षुकों का पुनर्वास, C नशा मुक्ति, D अपराधियों का पुनर्वास। तो ये जो बोर है ये भिक्षुकों का पुनर्वास से संबंधित है। यानी जितने भी लोग जयपुर में अलग अलग स्थानों पर जितने भी लोग भिक्षा मांग रहे हैं उनका पुनर्वास यानी उनको निवास उपलब्ध करवाना ये बोर का उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।